सर जी। नमस्कार, पटना यूनिवर्सिटी अपडेट में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं 64वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा के टॉपर ओम प्रकाश गुप्ता सर जी हमारे साथ हैं आप सबके बीच। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हैं कि आपने अपना समय निकाल कर हमें दिया और यहाँ पे आप आए पटना यूनिवर्सिटी अपडेट फेसबुक पेज पर। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि मुझे इस पे बोलने का मौका दिया, प्लस आपके जो व्यूअर्स हैं उन सबको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरे दोस्त लोग ही हैं जो देख रहे हैं इनको, और मुझे आशा है कि जो मेरी गाइडेंस होगी उनको फायदा पहुंचाएगी। जी सर। सर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आप अपने पढ़ाई और अपने अब तक के सफर के बारे में हम सबको संक्षिप्त में बताएं। देखिए, ये तो इन्फॉर्मेशन पब्लिक में है कि मैं शुरुआती पढ़ाई जो है गवर्नमेंट स्कूल से किया 11-12 तक, और उस समय तक मेरी मैथ्स और इंग्लिश पे पकड़ थी। 11-12 के साथ हमने IIT का प्रिपरेशन किया। उस समय कोचिंग नहीं हुआ करता था, एक इंडिविजुअल कोचिंग हुआ करता था, ट्यूशन बोल सकते हैं उसको, इंडिविजुअल क्लासेस बोलते हैं उसको, इसमें 1000 बच्चे पढ़ा करते थे एक साथ, बिल्कुल यूट्यूब की तरह। तो 12th में मेनली मैंने प्रिपरेशन करना शुरू किया और विदिन 10 मंथ मैं IIT फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया था, क्योंकि मेरे अंदर मैथमेटिकल एटीट्यूड जो होता है, मैथ्स के प्रॉब्लम को लगाने का जो एटीट्यूड चाहिए वो पहले से ही था। तो फिर मैंने IIT से अपनी बीटेक की पढ़ाई की और 2012 में पास आउट हुआ, और 2009 में मैं इलेक्शन वगैरह भी लड़ा था और इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब का भी मैं हेड कर रहा था। उसमें जो फंडिंग रुका हुआ था वो मैं भवन काउंसलर रहते उसमें फंडिंग स्टार्ट कराया था। तो उससे मेरे को इंस्पिरेशन मिला कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर जाता हूँ तो मैं जनता पे प्रभावशाली इम्पैक्ट ला सकता हूँ। तो चूंकि उस समय ये डिसीजन लेना कि मैं यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी करूंगा होल हार्टेडली, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल बैकअप भी चाहिए था। इसलिए मैंने जो पढ़ाई का कॉलेज था उस पर फोकस किया। प्लेसमेंट के बाद भी मैंने टीचिंग सेक्टर को चूज किया, क्योंकि दो बातें थी, शॉर्ट टर्म में आपका फाइनेंशियल बैकअप भी हो जाएगा, प्लस दूसरा है कि एक डायनामिक एनवायरनमेंट भी मिलेगा जिसमें सर्विस का जो एस्पिरेशन है वो भी वहाँ पे जज हो सकता था कि क्या मैं सर्विस के लायक हूँ या नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैं लोगों के साथ बात करते हुए या डील करते हुए या उनको सर्व करते हुए मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। फिर मैंने 2017 में मैं अपना जॉब छोड़ दिया। मैंने रिपीटेड कोचिंग में अच्छे पैकेज पे काम किया हुआ है। मेरे पास 2017 तक अच्छी सेविंग थी। मैं 4-5 साल तक अच्छे से सर्वाइव, खुद नहीं फैमिली को भी करवा सकता था। 2017 से मैंने होला सर्विस का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। 2018 में आपका बीपीएससी का पहला अटेम्प्ट, उसी साल मैंने यूपीएससी का भी पहला अटेम्प्ट किया था, और बीपीएससी के पहले अटेम्प्ट का ये नतीजा है इसमें मेरे को फर्स्ट रैंक हासिल। जी सर। सर बीपीएससी में आने की आपकी जो प्रेरणा है वो क्या है? आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आपको बीपीएससी करना है? देखिए, मेरी प्रेरणा तो सिविल सर्विस का था, जो आपको मैंने बताया कि 2009 से ही था। 2017 से मैं यूपीएससी पे फोकस कर रहा हूँ, और इनफैक्ट 63rd का किसी ने बताया भी था तो मैंने इग्नोर कर दिया था। बट 2018 में जब मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं हुआ, मुझे इसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की समझ हुई, तो मुझे लगा कि एक प्लान बी भी होना चाहिए। तो मैंने बीपीएससी का एग्जाम 2018 में दिया, और इसको मैंने प्लान बी के रूप में देख रहा था। तो मैं इस पर बहुत डायरेक्ट रूप से फोकस तो नहीं कर रहा था, मेरा फोकस मुख्य रूप से यूपीएससी ही रहा है। जी सर। सर तो आपने आप इस पूरी तैयारी के बारे में अपना अनुभव साझा करें, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे छात्र हैं वो भी बीपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप अपनी पूरी तैयारी के बारे में अपना अनुभव साझा करें, जिससे आपका वीडियो रुक गया है वैभव, आपका वीडियो रुक गया है। एबल टू हियर मी? जी सर। हेलो, हाँ जी मैं एक बार इंटरनेट चेक कर लेता हूँ। जी सर। देखिए, जैसा कि आपको बताया कि मैंने 10 मंथ में IIT का जो है प्रिपरेशन किया और सक्सेसफुल भी रहा था। तो एक कॉन्फिडेंस चाहिए या फिर ओवर कॉन्फिडेंस चाहिए उस इनिशियल टाइम में। लोगों ने मेरे को कहा कि तुम और अच्छा भी परफॉर्म कर सकते थे IIT के अंदर अगर तुमको फैसिलिटीज वगैरह।
मेरे अंदर ये था कि मेरे को एक और एग्जाम तो देना ही है। तो मैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में गया था यूपीएससी का प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन जी जब सर। मैं पढ़ना स्टार्ट किया तो चीज़ें बहुत चैलेंजिंग लगी मेरे को। और साइंस का स्टूडेंट था तो साइंस की तरफ पढ़ने की कोशिश कर रहा था, सारा कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता था कि याद कर लूंगा तो आसानी से जी जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसको हम एड्रेस कर सकते हैं बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ। वो नहीं हो पा रहा था, याद ही नहीं हो रहा था। और मुझे ये भी देख के हैरानी हो जी रही सर। थी कि लोग भी तो बहुत पढ़ रहे हैं, मेरे से ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, तो वो क्यों नहीं सक्सेसफुल होंगे, मैं क्यों सक्सेसफुल हूँ। मेरे दिमाग से आईआईटी का भूत एकदम निकल गया था। जब मैं टेस्ट प्रीलिम्स का लगाने लगा तो मुझे समझ आ गया कि इसमें आईआईटी का कोई रोल नहीं है कि आप आईआईटी से हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं और यूपीएससी जीपीएससी में टॉप, कोई रोल नहीं। फिर मैं ये पता करने की जी सर। कोशिश किया कि भाई क्या रोल है, तो फिर बाद में बताऊंगा कि क्या स्पेशल मैंने किया इसकी वजह से मुझे सक्सेस इसमें भी मिली। और यूपीएससी में भी मैं परफॉर्म कर ही रहा हूँ। मैं इंटरव्यू केवल खराब हुआ जी था सर। लास्ट ईयर। तो जैसा कि आपको बताया कि जो खास बात मेरे अंदर था वो ये है, जैसे आपको बताया कि स्ट्रगल करना पड़ा था। खास बात ये था कि मैं ओपन हूँ, आइडियाज को लेके बहुत ओपन। मैं कोई भी मिल जी सर। जाता था, फेल हुआ पास हुआ उससे मैं पूछने चला जाता था। अब कोई फेल हुआ तो मैं पूछता था तुम क्यों फेल हो गए, कोई पास हुआ तो भाई बताओ कैसे पढ़ना है। लोगों से बात करके फिर बात बात में ही मैं स्ट्रैटेजी वहां से एक्सट्रैक्ट करता था, निकालता रहता था। तो मेरे को समझ आ गया कि अब मल्टीपल रिविजन वाला पॉलिसी लेके चलना पड़ेगा। पहली बार किताब को पढ़ूंगा, जो भी थोड़ा बहुत समझ में आएगा उसको समझूंगा, बट फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। फिर जी तुरंत सर। जो है कुछ दिन के बाद सेकंड रिवीजन मारूंगा, लगाऊंगा, जिससे कि काफी चीजें समझ में आती थी। फोर्थ रिवीजन के बाद जो है दिमाग में चीजें रिकॉल होने लगी। फिर लेकिन एक बात यह है कि आप कोई भी अटेम्प्ट लिख रहे हैं, आपको 4-5 बार फिर से रिवाइज करना। जी सर। तो ये स्ट्रेटजी था। और एक और था कि प्रीलिम्स मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट को लेके मैं बहुत स्पेसिफिक रहता था कि उसकी डिमांड क्या है, उस डिमांड के अनुसार चाहे मन हो चाहे ना हो काम करना था। तो ये वो होती है कि कंफर्ट और इफिशिएंट प्रिपरेशन बैलेंस कराने की जरूरत है। हाँ भाई भाई। सर जैसे जैसे आपने कहा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रिवीजन या अटेम्प्ट नहीं निकाल पाने पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो एक किस तरीके से एक रूपरेखा बनाई जाए सर, जिससे पढ़ाई के लिए कितने घंटे देने चाहिए है, क्या कम समय में मतलब कैसे बेहतर तैयारी हम कर सकते हैं, उसका एक रूटीन आप बताएं तो कैसे एक देखिए रूपरेखा तय की जाए इसके आप लिए। जितना ज्यादा मेहनत करेंगे वो उतना ही अच्छा रहेगा, आपको समय कम लगेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन कई जी सर। ये बातें आती है सामने कि आपको जो है बहुत सारा सोर्स कवर करना पड़ेगा, 6 से 12 करना पड़ेगा, बहुत सारी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेगी, आपको 12-13 घंटे मेहनत करना पड़ेगा। ये सब सुन के कोई भी घबरा जाएगा। मैं खुद भी घबरा गया था कि इतना तो जी हो ही सर। नहीं पाएगा मेरे से। तो इतना नहीं करने का जरूरत है, इनफैक्ट यूपीएससी के लिए भी नहीं करने की जरूरत है। मैं सक्सेसफुल थ्रू रह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है कि 12-13 घंटे स्ट्रगल करता था, बट ऑन रिकॉर्ड जो पढ़ाई होती थी वो 6 से 7 घंटा एवरेज रहता था। लॉकडाउन है तो उसमें 4 से 5 घंटा थे। और तो ये तो हो गया कि आपका टाइमिंग कितना आप दे रहे हैं। दूसरा है कि आप सोर्स को लिमिटेड रखिए, जी क्योंकि आप सोर्स बहुत ज्यादा कर दीजिएगा तो आपके रिवीजन में ना गैप हो जाएगा। जब आपके रिवीजन में गैप होगा तो चीजें दिमाग से बहुत तेजी से निकल जाएगी। तो वो जो प्रीलिम्स के लिए भी चाहिए कि आप सही आंसर तक केवल पहुंच जाएं, वो भी नहीं हो पाएगा। मेंस में तो फिर तो परफॉर्मेंस हैम्पर होना ही होना है। सोर्स को लिमिट कीजिए। जी और मैंने कई प्लेटफॉर्म पे सोर्स बताया है। एक बार हल्का सा 30 सेकंड में बता देता हूँ। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आप पढ़ लीजिए, बहुत है। थोड़ा बहुत ये हर एक सोर्स की बात रहेगा कि पहली बार में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्ट है, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, परेशान मत होइए। सेकंड रीडिंग लगाइए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लगाइए। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि फर्स्ट रीडिंग के बाद सेकंड रीडिंग तुरंत ही लगा लीजिए, उसके बाद किसी दूसरे पे मूव कीजिए। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़िए। उसके बाद एंशिएंट और मिडिएवल के लिए आप टीएमएच पब्लिकेशन का एक किताब आता है, उसमें कॉन्साइसली सब कुछ दिया हुआ है, वो खरीद सकते हैं। या फिर एनसीईआरटी जो आता है, आर एस शर्मा का आता है एंशिएंट का, उसी तरीके से मिडिएवल का आता है। बट ये एनसीईआरटी कवर कर पाना भी बहुत मुश्किल बात है। इनफैक्ट मिडिएवल का जो एनसीईआरटी का किताब आता है, नाम उनका सर का नाम भूल रहा हूँ, ठीक है, एंशिएंट जितना ही मोटी किताब आती है मिडिएवल के,
उसको मैंने 4-5 बार पढ़ा हूँ, बट मेरे को कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आया और उसके सवाल को मैं गलत कर देता हूँ। जी सर। तो सर क्या है कि बहुत सारे लोग जो है इतना दिक्कत एक बार और सब कंप्लीट करें तो स्पेक्ट्रम के आप मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़िए, इकोनॉमिक्स के लिए कोई एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, रमेश सिंह होता है या फिर राम IAS का बुक ले लीजिए, इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS पढ़ लीजिए, बहुत है, साइंस के लिए लूसेंट पढ़ लीजिए, उसके बाद जो मैथ्स के लिए बेसिक किताबें पढ़ लीजिए, और करंट अफेयर के लिए जो बिहार का स्पेसिफिक किताबें आती है स्पीडी वगैरह का या फिर और भी किताबें आती है मार्केट में अवेलेबल होता है, वो आसपास पता करने की जरूरत जाता है, वो कर लीजिए। फिर बिहार स्पेशल किताब कर लीजिए, इम्तियाज अहमद सर का आता है या फिर KV सेनैनो का भी आ सकता है। और एक और बात है कि जो प्रैक्टिस है उसके लिए भी आप कुछ न कुछ सोच रखिएगा। घटना चक्र है बट घटना चक्र में बहुत सवाल है, तो आप उसको भी देखिएगा। तो मैं हिस्ट्री किया था तो एक बार कंप्लीट करने में मेरी हालत खराब हो गई, जिससे तो रिवाइज ही नहीं कर पाया। तो आप प्रैक्टिस के लिए देखिएगा कि कोई अगर सोर्स मिलता है तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर इसमें बहुत सारे लोग जो है प्रीलिम्स के लिए था। जी सर। सर बहुत सारे लोग जो है वो NCERT और अन्य पब्लिकेशंस की किताबों को लेके कंफ्यूजन में रहते हैं, तो उसमें NCERT की कितनी उपयोगिता है सर? और नए और पुराने किताब को लेके भी बहुत सारे छात्र कंफ्यूजन में रहते हैं, तो इसमें आपका क्या सुझाव है? बहुत सही सवाल है आपका, ये मेरे को भी कंफ्यूजन था। लोग सोर्स इसलिए पता करना चाहते हैं ताकि उनको एफर्ट कम लगाना पड़े और कम समय में उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस आ जाए, यही एक मकसद है। इसीलिए सोर्स को लेके इतना एंग्जाइटी रहता है। लेकिन प्रीलिम्स में क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं। यूपीएससी का मैं बताऊं तो 30 to 35% ही क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आते हैं, वही कुछ यहाँ पे रहता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रहता है, परसेंटेज जो है डायरेक्ट क्वेश्चन में ज्यादा रहता है, जैसा सुनने में आया। तो जैसे कि जो मैंने आपको सोर्स बताया है कि एनसीट के लिए RS शर्मा, आप नई किताबें पढ़िएगा या पुरानी किताब पढ़िए, बहुत परेशान होने की जरूरत है। आप एक डिसेंट कंटेंट रखिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। कोचिंग वाले, इंस्टीट्यूट वाले यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर बताते हैं कौन सा सोर्स है, आप उसमें स्टैंडर्ड किताब ही पकड़िए। बहुत बेसिक में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। बहुत मोटी किताबें जो है उसको अवॉइड करना है। एक स्पेक्ट्रम की ही किताब है जो थोड़ी सी ज़्यादा मोटी है। फिर राम IAS का भी है तो वो बहुत बेसिक बात है। सर जैसे अभी कोरोना काल में बहुत सारे जो ट्यूशन संस्थान या जो भी हमारे तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो गांव में रह के लोग किस तरीके से इस तैयारी को कर सकते हैं, या सेल्फ स्टडी के माध्यम से इस तैयारी को कर पाना क्या मुमकिन है, या मुमकिन है तो किस हद तक है? बहुत बढ़िया। देखिए मैंने भी घर पे कभी पढ़ाई नहीं की थी। मैं IIT से आता था किताबें लेकर, पढ़ नहीं पाता था, फैक्ट है। तो मैं दिल्ली गया था शुरुआती समय में, और मेरे को घर आना था। वहाँ पे बहुत तकलीफ होती है, खाने पीने की भी होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जी सर। तो क्योंकि मेरे घर पे रूम अवेलेबल था शांति, तो मुझे ऐसा डाउट था कि अगर मैं जाऊँगा तो हो सकता है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा। ये डाउट मेरे अंदर भी था। लेकिन चूंकि अगर आपके अंदर पढ़ने का प्रेशर है, भाई निकालना है एग्जाम को, तो आप हर एक डिस्ट्रैक्शन में आप टाइम निकालेंगे पढ़ने के। और तो मैं सेल्फ स्टडी से ही किया है, और सेल्फ स्टडी से डूएबल है। और आपका कोई भी बैकग्राउंड, आप IIT से हो चाहे ना हो, आपका हो सकता है कि ऑप्शन आपके बैकग्राउंड से अलग हो, या फिर हो सकता है आपके अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो, या फिर आपके पास हो सकता है कोई चैलेंज ऐसा हो, इमोशनल चैलेंज हो, फैमिली चैलेंज हो, या फिर कोई रिलेशनशिप चैलेंज हो। मैं फिर से कहूँगा, आप उनको पेशेंसली डील कीजिए, अवॉइड कीजिए। आपके प्रायोरिटी में जो चीज़ें वो होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी से डुएबल है। आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको आप मंगवाइए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा, शुरुआत सिलेबस में समझ में नहीं आएगा। जो भी सोर्स इंस्टीट्यूट वाले बताते हैं, लिमिटेड वाले जो बताते हैं, जैसे मैंने जो बताया, आप उसको मंगाइए, उसको पेशेंटली 2 बार पढ़िए। उसके बाद सिलेबस देखिए कि सिलेबस का चीज़ें कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो प्रीलिम्स का तो सिलेबस बहुत ही वाइड है, वो तो हिस्ट्री सीधा लिखेंगे, उसके बाद तो कुछ पॉइंट नहीं करेंगे। तो प्रीलिम्स के लिए तो आप पढ़िए, इतना पढ़िए कि आप सही आंसर को टिक कर पाए। लिखने विखने का कुछ तो उसमें है,
मेंस के लिए सिलेबस बहुत नैरो है। आप मेंस के सिलेबस को ध्यान से देखिए, उसमें जो भी टॉपिक मेंशन है उस पर नोट्स बनाइए, उस पर रिवाइज कीजिए, उस पर आंसर लिखिए, और जितना डायमेंशन जितना एंगल उसमें कवर होता है करिए। और इसमें आप प्रीवियस के क्वेश्चन को आप देखिए, उसमें टॉपिक फिगर आउट कीजिए कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी से सवाल आ रहा है तो किस किस तरह का, किस डायमेंशन, वुमेन पर अगर सवाल आ रहा है किस कौन कौन सा डायमेंशन टच हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट का सवाल आ रहा है तो किस तरह से क्या है। तो आप वो जब डायमेंशन बना लेंगे तो आप नोट्स भी उसी तरीके से बनाएंगे। अब नोट्स के लिए क्या सोर्स होना चाहिए, तो गूगल एक सोर्स है, आप गूगल से भी कंटेंट इकट्ठा कर सकते हैं। विजन आईएएस का वैल्यू एडिशन मटेरियल आता है, वहां से भी आप कंटेंट इकट्ठा कर सकते हैं। कंटेंट सेलेक्टिव होना चाहिए। फिर मेंस 365 भी डॉक्यूमेंट आता है विजन आईएएस का, उससे भी आप ऑनलाइन डाउनलोड करके आप वहां से कंटेंट इकट्ठा कर सकते हैं। बस हो गया, और तो कुछ चाहिए सर। तो इसमें ऑप्शनल पेपर का चुनाव कैसे करें, ये देखिए एक सवाल ऑप्शनल है कि पेपर को, देखिए अल्टीमेटली तो एग्जाम को क्रैक करना होता है, तो जी इस सर। पे आप मत जाइए कि सेग्रीगेशन, मतलब कि आपका बैकग्राउंड है तो वही ऑप्शन होना चाहिए। आप ऑप्शनल डिसाइड कीजिए जिसमें कि आप बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो अब ये बात है कि भाई जब हमने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं, वो चीज़ पढ़ा ही नहीं, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि उसमें हम परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इट्स वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। तो बिल्कुल आप क्या कीजिए कि आप जीएस पहले पढ़िए, उसके बाद जो है आप देखिए कि आपका किस टॉपिक में इंटरेस्ट है। कोशिश कीजिए कि आपका जो बैकग्राउंड है वो वही टॉपिक चूज किया जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है, हम लोग को लगता है कि इस टॉपिक में मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, और उस पर एक परसेप्शन बना लेते हैं, बाद में कुछ और चीजें मिलती है जिसमें इंटरेस्ट है नहीं, तो फिर उनका परफॉर्मेंस जो है खराब हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि जो बैकग्राउंड है जिसको आप जानते हैं आप उसी में आगे बढ़ें, और इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। और जो परसेप्शन है वो टॉपर को देख के मत बनाइए कि ये इस ऑप्शन के लोग जो है वो टॉप कर रहे हैं। आप ये भी तो देखिए ना कि उस ऑप्शन के लोग बहुत सारे पीछे भी हैं। जी सर। हाँ, तो जो भी ऑप्शन ले रहे हैं आप उसके साथ कमिटेड रहें, और देखिए कि कितना परफॉर्मेंस के लिए आपको मेहनत करने के लिए। सर अभी आप बिहार को एक नए अधिकारी के तौर पे मिले हैं, तो आपकी क्या सुझाव और क्या आप किस तरीके से बिहार में बदलाव लाना चाहेंगे सर, अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। देखिए बिहार में जो सबसे बड़ा इशू है वो है अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का। जी सर। अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी की वजह से हंगर भी है, और आप जितने भी सस्टेनेबल इंडिकेटर देखेंगे तो उसमें जो बिहार का परफॉर्मेंस है वो नीचे ही रहता है। इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ है, बट जो बेस होना चाहिए वो शायद अचीव हम लोग नहीं कर पाए हैं। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है इसको तभी दूर किया जा सकता है जब हम होलिस्टिकली इकोनॉमी को समझेंगे। तो हमारे इकोनॉमी में एक जो सेक्टर है वो बिल्कुल मिसिंग है, वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हमारे यहाँ के लोगों को मैन्युफैक्चरिंग के लिए बाहर मूव करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई खेती करता है किसान तो उनको सीड भी बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है, और जी सर। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मशीनरीज। तो ये तो बहुत दुख की बात है। हम कपड़े पहनते हैं, तो जैसे कि ये जो मैं जिस जगह से आता हूँ फतुहा, ये टेक्सटाइल के लिए एक हब था। ये यहाँ एक जी सर। पटवा कम्युनिटी रहती थी जो टेक्सटाइल के लिए ही फेमस थी। तो पहले यहाँ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर होता था, अब क्या है, टेक्सटाइल बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। तो वो क्या है कि वो जो अपॉर्चुनिटी थी, इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वो बाहर चला गया, और उसी को फिल करने के लिए यहाँ से लोग माइग्रेट करते हैं, जिनके साथ बहुत सारे जो है गलत व्यवहार भी होता है, उनको बहुत दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, स्लम में रहना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए सरकार से कहूंगा कि मुझे मौका दिया जाए। सर प्रशासन में भी बहुत सारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि घूसखोरी या इस तरीके के जो कृत्य हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो आप प्रशासन में मुख्य रूप से कैसे सुधार लाना चाहेंगे, देखिए अगर क्योंकि मैं प्रशासन प्रशासन और में जाता पब्लिक के हूँ, बीच सर हमेशा से कहा जाता है कि एक गैप बना रहा है, तो आप उसको कैसे कम करेंगे, कैसे सुधार लाएंगे सर। देखिए ये जो भ्रष्टाचार है, ये तो भ्रष्टाचार, पहली बात तो ये बता दूं कि ये तो बहुत खराब चीज है, क्योंकि ये फाउंडेशन को हिला देती है, सिस्टम के जी सर। फाउंडेशन को, जो स्टेट के फाउंडेशन उसको। तो इसमें जो है सरकार को, जुडिशरी को, फिर उसके बाद जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो मार्केट के अंदर जो इकोनॉमिक फोर्स है, सबको आने की जरूरत है,
और भ्रष्टाचार के प्रति एक जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए। समाज के लोग बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार को लेकर एक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि उनका जो कहीं ना कहीं ट्रस्ट जो है वो थोड़ा सा कम है सिस्टम के प्रति, तो गैप है। आप देखिए कि 90% जो लोग हैं उससे ज़्यादा जो है बिहार में गाँव में रहते हैं, और जुडिशरी या फिर और भी जो दूसरे सिस्टम है वो कितना एक्सेसिबल है, कम ही एक्सेसिबल है, वो ऑल्टरनेट सिस्टम पे रिलाई करते हैं। तो मैं सबसे पहले ये कोशिश करूंगा कि जो लोग हैं कम रिसोर्सेज में ऑप्टिमाइज करके चीज़ों को इफिशिएंट और क्वालिटी अफेक्टिव सर्विस जो इम्पैक्ट लाए उनके जीवन में वो प्रोवाइड करूँ, लोगों का ट्रस्ट बनेगा तो लोग पार्टिसिपेट करने लगेंगे। और मैं चाहूँगा कि लोगों का पार्टिसिपेशन हर तरीके से बढ़े, एक सोशल ऑडिट के रूप में बढ़े, ताकि लोग विजिलेंस के रूप में काम करेंगे, तो जो भ्रष्टाचार वाली है वो अपने आप ये खत्म हो जी सर। सर बहुत सारे जो लोग हैं, क्योंकि इसमें बीपीएससी और यूपीएससी के प्रिपरेशंस में बहुत लंबा समय एक तरीके से लगता है, तो बहुत सारे लोग अन्य नौकरियों में भी व्यस्त हो जाते हैं। तो नौकरी या कोई भी अदर कार्य करते हुए किस तरीके से इसके प्रिपरेशन को किया जा सकता है सर? देखिए, बीपीएससी की अगर मैं बात करूँ खास करके, तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि 3 साल जो है आपका जो है लग जाता है रिजल्ट आने में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए प्लान भी तो बहुत जरूरी है। दूसरे जो ऑप्शन है उसमें अपने अपॉर्चुनिटी को डाइवर्सिफाई करनी ही चाहिए, और क्योंकि अनसर्टेनिटी भी है, अनप्रडिक्टेबिलिटी भी है इन एग्जाम्स में। आपका तीनों स्टेज पे है, किस स्टेज पे आप बाहर हो जाएंगे किसी को नहीं पता। मेरे को खुद को नहीं पता था कि मैं टॉप करूँ। हाँ, ये 65th वाला मैं टॉप करूँ ये पता था। वैभव, हेलो वैभव, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो उनका थोड़ा वेट कर लेते हैं। हेलो। जी सर। वैभव, मैं कह रहा हूँ मेरे को खुद को नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म करूंगा, बट ये पता था 65th में मैं, चूंकि मैंने बहुत अच्छा लिखा है, जीएस वगैरह में बहुत अच्छा लिखा है, तो उसमें तो मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं टॉप में ही आऊंगा। और मैथ्स भी बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन किया है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें अनप्रडिक्टेबिलिटी रहती है, उनको भी पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है। तो प्लान को, अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो यही है कि आप डाइवर्सिफाई कीजिए। एग्जाम से पहले जो इंटेंस वर्क चाहिए आप उसको कीजिए। तैयारी तो पहले होनी चाहिए, बट एक इंटेंस रिवीजन चाहिए होता है एग्जाम से पहले, चाहे आप कोई सा अटेम्प्ट दे रहे हो। सर एक क्वेरीज है कि राइटिंग स्किल्स को राइटिंग स्किल्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सर, तो उसको किस तरीके से डेवलप करें सर एग्जामिनेशन के लिए पर्पज से? देखिए, राइटिंग स्किल उसको बहुत जो है ना डरने वाली चीज जैसे नहीं लेनी चाहिए। तो बोलते हैं राइटिंग स्किल जो है आर्ट है या स्किल है, प्रैक्टिस से ही आएगी। पहले तो समझने की बात है कि राइटिंग में क्या डिमांड है आप। तो कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन में एक कीवर्ड्स होता है, जैसे आपको कहेगा कि क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, डिस्कस कीजिए, क्रिटिकली डिस्कस कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, एलैबोरेट कीजिए। तो ये जो टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज हैं ये क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आप किसी भी जो है ना आपका हाउ टू राइट आंसर विजन आईएएस का भी आता है, उस पर आप देख करके अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इसका क्या मतलब होता है। पहले तो ये समझना है। दूसरा बात कि क्वेश्चन में कई पार्ट्स होते हैं, तो वो भी दिमाग में रखना है कि कितने पार्ट्स को आंसर करना है। देखिए हो गया दूसरा बात। तीसरा है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए, थीम को समझिए और वहां से स्टार्ट कीजिए, जिसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं। तो आपका 2, 3, 4 लाइन का इंट्रोडक्शन रहेगा। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो उस थीम से रिलेटेड होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ बात जो हो रही है वो क्वेश्चन पे से रिलेटेड ही है। फिर उसके बाद क्या है कि एक क्वेश्चन का आंसर जो है 4 पेजेस में करने होते हैं। तो आप देख लीजिए कितने पार्ट्स हैं और कितने पेजेस हैं, उस पेज से आप आइडिया लगा लीजिए कितना लिखना है। अब चूंकि यहाँ पे कंटेंट का इशू हो सकता है, तो आप क्या कीजिए कि पॉइंट्स को हल्का एलैबोरेट कीजिए। यूपीएससी में क्या होता है कि पॉइंट को बिल्कुल एलैबोरेट नहीं करते, एक लाइन में लिखा सीधा दूसरा पॉइंट लिख दिया, मैक्सिमम 2 लाइन लिखा। इसमें आप 1, 2 मैक्सिमम 3 लाइन में आप एलैबोरेट करके, ज्यादा एलैबोरेट कर दीजिएगा, लंबे लंबे पैराग्राफ लिखिएगा तो आंसर की क्वालिटी हल्की कम हो जाएगी। जैसे 64 बीपीएससी में मेरा आंसर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, और करंट अफेयर पे भी मेरे को उस समय कमांड बिल्कुल नहीं था, इसीलिए फर्स्ट वाला जो पेपर है जीएस का उसमें बहुत अच्छे परफॉर्मेंस नहीं है।
एक खराब भी परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि एवरेज मार्किंग होती है, आप ज़्यादा एलाबरेट कर दीजिएगा तो उससे थोड़ा सा मार्क्स कम हो जाएगा, और अच्छे से लिखिएगा तो आपका मार्क्स थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। 65 के लिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, मैं पहले ही बोल दिया टॉप करूँगा। तो मैं ये कह रहा था कि कुछ 3-4 बातें हैं, तो हल्का एलाबरेट करके लिखना है। जितना ज़्यादा डायमेंशन और जितना ज़्यादा एंगल आप कवर करेंगे, जितना ज़्यादा पॉइंट डालेंगे, उतना ही अच्छा, उतना ही क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो इसका कंक्लूजन कुछ इस तरीके ही होना चाहिए कि रियलिस्टिक लगना चाहिए कि आप आर्गुमेंट कर रहे हैं तो उस तरीके से कंक्लूड करें। कंक्लूजन 1 लाइन का भी हो सकता है, 2 लाइन का भी हो सकता है, 3 लाइन का भी हो सकता है, उसमें कुछ ऑप्टिमिस्टिक बातें भी डाल दीजिए। और ये नेगेटिव नहीं लगना चाहिए, क्योंकि देखिए वो आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में अपने आप को गवर्नमेंट में पेश करना है कि आप प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। कई बार लगता है ना कि हमें पूरा जानकारी हो गया, अब उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। नहीं, ऐसा नहीं। आपको कभी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आपको सारा कुछ आता है, कभी नहीं, चाहे आप कितना ही क्यों ना रिसर्च कर लें। यू शुड बी, मतलब आपको जो है बिल्कुल ओपन है ना न्यू आइडियाज के प्रति। इसीलिए कहा जाता है कि कंक्लूजन आपका ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। यही है आंसर राइटिंग। आप कंटेंट को अगर आप दिमाग में फिट कर लें, मतलब कहने का मतलब है कि आप कंटेंट को बार बार रिवाइज कर लें, वो रिकॉल होने लगेगा। क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस कीजिए, जो बोल रहा है उसको लिखिए, बस। सर कमेंट से एक क्वेश्चन है कि किस तरीके से स्पेशली इंटरव्यू के पर्पस को लेके किस तरीके से प्रिपरेशन किया जा सकता है? देखिए, इंटरव्यू में जो है ना, नॉलेज मैटर करता है। नॉलेज और क्लैरिटी बहुत मैटर करता है। नॉलेज रहेगा तो आप जो बोलेंगे वो बैलेंस्ड होगा, होलिस्टिक होगा। बीपीएससी में तो बहुत मैटर नहीं करेगी, बीपीएससी का इंटरव्यू छोटा भी होता है और बहुत डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो नॉलेज तो मैटर करता है, आप पढ़ते रहिए, नॉलेज बढ़ाइए। जी सर। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, वो ये है कि आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहें। आपका माइंड और स्पीच पे कंट्रोल होना चाहिए, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर से वैभव डिस्कनेक्ट हो गए हैं। वैभव, वैभव अगर आप सुन पा रहे हैं तो बोलिए कुछ। वैभव, यस। जी सर। मैं एक सर बार थोड़ा फिर से नेटवर्क इशू। इंटरनेट चेक कर जी लेता सर। हूँ। हाँ, अभी इंटरनेट। तो मैं कह रहा था कॉन्फिडेंट रहिए और माइंड और स्पीच पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि उसका इस्तेमाल करना है, माइंड को इस्तेमाल करना है बोलते वक्त। तो कैसे होगा? कहना तो आसान है कि कॉन्फिडेंट रहिए, कैसे? वो तो हमारे जी कंट्रोल में तो होता नहीं है। तो मैं अपनी जर्नी थोड़ा सा बताता हूँ। जी सर। देखिए, हार्ट बीट का इशू तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा रहा है, अब तो नहीं है, क्योंकि ये बिहार में जो है ना, 100 वर्ड तो होते नहीं है लोग, तो वर्ड डरा करके उनको कहा जाता है, डरा करके रखा जाता है, तो हार्ट बीट का इशू रहता है। तो मैं सोच के गया था कि कॉन्फिडेंट रहूँगा। तो मैं जब इंटरव्यू रूम के बाहर बैठा था तो मेरा अचानक से हार्ट बीट तेज हो गया। अब मैं वैसे बहुत उत्साहित था, बिल्कुल किसी बात पर कर नहीं रहा था, और मैं कुछ मेंशन कर रहा था तो मैं दोबारा चेक नहीं कर रहा था, किसी बात पर डर पैदा नहीं होना चाहिए। बट वो हार्ट बीट तेज हो गया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने अपना आपको समझाया, कोई बात नहीं, हार्ट बीट रहने दो, बट स्लो स्टार्ट करो। जब गेट के पास जाओ, आराम से गेट खोलो, फिर देखो कौन लोग बैठे हुए हैं, देख लिया, हाँ, घबराने की कोई बात नहीं। फिर चेयर कहाँ है वहाँ देख लिया, बैठ गया आराम से। बैठने के बाद क्वेश्चन को सुना, उसके बाद क्वेश्चन को समझा, पहले समझने के बाद आप रिप्लाई करना शुरू कीजिए। रिप्लाई धीरे धीरे, शुरुआत में आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। शुरुआती जो कहा जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ऐसा मत लेके चलिए। फर्स्ट इंप्रेशन खराब भी जी है सर। तो आपका अच्छा जा सकता है। आप ऐसे परेशान होइएगा तो फिर आप कहाँ से कॉन्फिडेंट रह पाइएगा। तो आराम से स्टार्ट कीजिए, जब एक फ्लो बन जाएगा ना तो हार्ट बीट का कोई इशू नहीं है। सवाल को जरूर सुनिए, अच्छे से सुनिए, समझिए। अगर सवाल समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उनको बोलिए, मैम सवाल समझने में प्रॉब्लम है, फिर से आप रिपीट कीजिए। ये कब कर सकते हैं? पहले क्वेश्चन पे भी कर सकते हैं। अगर गए आप इंटर किए, पहला क्वेश्चन आपको नहीं समझना है, कोई बात नहीं, आप उनको बोलिए, मैम पोलाइटली बोलिए इस सवाल को प्लीज रिपीट कर।
क्योंकि अल्टीमेटली हमको ओवरऑल मार्क्स पे देखना है। ठीक है, आप नहीं सुन पाए तो उसका मार्क्स घटेगा, और दूसरी जगह अच्छा कर देंगे तो आपका मार्क्स ऐड हो जाएगा। तो ये बातें हैं। और एक थोड़ा सा वैल्यू सिस्टम भी आप नोट कर लीजिएगा कि क्या आप वैल्यू सिस्टम पे सेलेक्ट करना है। सर अभी बीपीएससी में आप अधिकारी के तौर पे रहेंगे, तो इसके बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी है सर? आप आगे और क्या करना चाहते हैं, या यूपीएससी निकालने की कोशिश करेंगे? देखिए, सिविल सर्विस का ही गोल है। मुझे बहुत खुशी है इस बात का कि डिप्टी कलेक्टर के रूप में मुझे अपॉइंटमेंट मिलेगा, सीनियर डिप्टी कलेक्टर एसडीएम हो सकता है जी। तो इसमें डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटी है। आप जहाँ काम करना चाहते हैं आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है एज पर अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट। आप एजुकेशन में काम करना चाहते हैं, एजुकेशन में मिलेगा। आप जैसे मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग को सिस्टम बनाना, तो उसमें भी सरकार आपको अपॉर्चुनिटी दे सकती है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात से लेकर के कि मुझे एसडीए में डिप्टी कलेक्टर का अपॉर्चुनिटी मिला है। बट अगर मुझे आईएएस रैंक का भी मिलता है यूपीएससी के थ्रू तो मैं और खुश होऊंगा, क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटी और जल्दी बड़े लेवल पे मिलेगी। तो जितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगा उतना ज़्यादा मेरे अंदर कैपेबिलिटी होगी इम्पैक्ट लाने का। तो ये बहुत नेचुरल है कि अगर हमें मुझे यूपीएससी के थ्रू बिहार में काम करने का मौका आईएएस के रूप में मिलता है। सर एक क्वेश्चन आ रहा है कमेंट से कि करंट अफेयर के लिए जो सोर्सेज आपने बताए थे, उनमें सर कौन से सोर्स पे भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे सोर्स हैं, वो क्या कहते हैं, आइडेंटिफाइड या पूरी तरीके से जो एक होता है, इस जितने भी करंट अफेयर है वो एक जगह आपको मिल जाए तो वो बहुत इजीली होता है। तो आप कुछ सोर्स बता दें करंट अफेयर्स के लिए। मैं पहले भी कहा कि एक जगह मिलने वाला ऐसा कुछ नहीं है। बिहार के स्पेशल कई किताबें आती हैं और लगभग सेम ही होते हैं सब, सभी मतलब एक जी सर। दूसरे का थोड़ा सा इधर उधर कॉपी ही करते हैं। तो आप उसको लिमिटेड पढ़िए, मतलब जितना होता है उतना पढ़िए। इससे पहले बिहार का जो करंट अफेयर उसको पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद जो है बिहार की स्पेशल बातें हैं वो कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या है कि आप नेशनल जो करंट अफेयर है उसको करेंगे। खेल कूद जितना हो पाता है उतना, क्योंकि इतना कर पाना बहुत मुश्किल बात है। खेल कूद तो मेरे से तो होता ही नहीं, जीरो नॉलेज है उसमें। इंटरनेशनल जी जो करंट अफेयर है वो कवर हो सकता है अगर आपका इंटरनेशनल रिलेशन अच्छा हो गया है तो। क्योंकि वो क्या है ना कि जो विजन का जो करंट अफेयर पढ़ते हैं वो इलाबरेट करके दिया रहता है, उसमें एक फीलिंग बनती है, बट वो भी नहीं हो पाता अच्छे से। अब होने लगा क्योंकि अब काफी एक्सपीरियंस हो। ये जो एक एक लाइन में अगर करंट अफेयर दिया रहेगा तो वो कैसे दिमाग में रहेगा? तो एग्जाम से पहले उसको बार बार देख के जाइए, एग्जाम से पहले भी देख के जाइए। एग्जाम के दिन भी आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं। बट जब आप उसको बंद करें तो बंद करें और फिर आप आराम से जाके आप देखिए जितना क्वेश्चन वो आपका मैच करता है तो वो आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करेगा। बट परेशान मत होइए करंट अफेयर को लेकर, परेशान हो जाएंगे तो कर ही नहीं पाएंगे कुछ भी। जी सर। और इस सर एक क्वेश्चन और आ रहा है कि एक पॉइंट में से कर देता हूँ मैं। जी सर। इस जी जी इस भरोसे पे मत रहिए कि कोई सोर्स ऐसा है जहाँ से सारा नॉलेज हो जाएगा, जहाँ से सवाल एकदम डरेगा मैं 100% जाके सवाल बना के आऊंगी या आऊंगा और मैं टॉप करूंगा। ऐसा नहीं होने वाला कभी। आपको स्कैरसिटी में जीना है, आपको स्कैरसिटी में ही परफॉर्म करना है। आपके पास कंटेंट की स्कैरसिटी है, रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है, उसमें ही आपको अच्छा करना है। इसमें क्या है, अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता जी का है। पता नहीं रहता है कि मेरा प्रीलिम्स होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। कोई बात नहीं, आप मेहनत करते रहिए, होगा। जी सर। सर एक और क्वेश्चन आ रहा है, उसमें पूछ रहे हैं कि ज्यादातर जो सिविल सर्विसेज हैं, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, उसमें इंजीनियर और डॉक्टर एस्पिरेंट्स की जो नंबर्स हैं वो ज्यादा है। तो इसके पीछे की मिस्ट्री पता करना चाहते हैं। पूछ रहे बिल्कुल हैं व्हाट मिस्ट्री इज द पता मिस्ट्री करनी बिहाइंड चाहिए दिस। क्योंकि ये फैक्ट है। देखिए, जो इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं, जो डॉक्टर्स करके आ रहे हैं, उनको तो जीएस को लेकर तो बहुत डिसएडवांटेज, क्योंकि उनका जीएस जी में सर। बैकग्राउंड तो है। जैसे मैंने बताया आपको कि मेरे को सोशल साइंस में अफर्ट लगाना पड़ा था और जी परेशानी सर। हुई थी। मैं लोगों से पूछता भी था, परेशान भी रहता था। मैथ्स को लेके बहुत नहीं परेशानी, मेरे को मैथ्स में पता था कैसे पढ़ना होता है, कैसे परफॉर्मेंस लाई जाती है। लेकिन होता क्या है ना कि जो डॉक्टर्स हैं, वो इंजीनियर्स हैं, उनका एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वो कहीं जॉब में करें, जैसे मैं एक अच्छा खासा पैकेज छोड़ के आया था तो मेरे पे एक नेचुरल प्रेशर था कि भाई हम, जैसे मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल। मैं
1,000 रुपये या 2,000 रुपये तक के लिए मैं किसी से बहस नहीं करता। क्यों बहस नहीं करता था? क्योंकि मेरा 1 घंटे का कीमत है 2,000 रुपये। और अगर मेरे बहस करने से 2 घंटा बर्बाद होगा तो मैं 4,000 रुपये का नुकसान होगा। ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आप ऑब्वियसली कोशिश करेंगे कि भाई आप पूरा एफर्ट लगाएं, आप पास करें, क्योंकि 1 साल अगर जरा सा मिस्टेक हुआ 1 साल के लिए गया तो 25 से 30 लाख का नुकसान है आपका। और ये मिडिल क्लास के लिए बहुत मायने रखता है। तो ये क्या है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, तो एक इनके अंदर नेचुरल प्रेशर होता है और ये एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं ज़्यादा और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि कॉलेज में भी इन्होंने परफॉर्मेंस पे काम किया और एक अच्छे इकोसिस्टम में रह करके आए हैं। इनको अच्छे से पता होता है कि कैसे हमें परफॉर्मेंस करना है। इनके बहुत सारे दोस्त भी होते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो वहाँ से भी गाइडेंस मिल जाती है। लेकिन इनको कुछ अलग से एडवांटेजेस मिल रहा है जो कि अनजस्ट है, ऐसा कुछ नहीं। ह्यूमैनिटीज वाले को जीएस में भी एडवांटेज है और उनके ऑप्शन में भी एडवांटेज है। थोड़ा सा कंटिन्यूटी और जो एक टाइम चाहिए होता है। मैंने बात किया लोगों से, 3-4 घंटे भी नहीं पढ़ पाते, वो 4 घंटा बोलते हैं, तो उनका अगर देखेगा फिफ्टी है तो 2 ही घंटा होता है। पढ़ने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। और ह्यूमैनिटीज वाले तो टॉप करते ही थे, ऐसी तो बात नहीं कि नहीं करते। कभी कभी तो मैथ्स वाले टॉप कर जाते हैं। जी सर, पटना विश्वविद्यालय का जो बहुत सारे बच्चे हैं पटना विश्वविद्यालय के जो इस तैयारी को लेकर उत्सुक हैं और हमेशा मेहनत करते रहते हैं सिविल सर्विसेज और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मेरे तरफ से नेट का इशू है या फिर आपकी तरफ से वैभव? वैभव फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, हो सकता है एक नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उनके सवाल को सुनने। सर मेरी आवाज आ रही है? सर माफी चाहते हैं, थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। तो सर पटना यूनिवर्सिटी के बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके मार्गदर्शन के लिए आप क्या कहेंगे, कैसे वो तैयारी करें जो भी अभी ग्रेजुएशन में बच्चे पढ़ रहे हैं? देखिए, वो जो ग्रेजुएशन में है या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं अभी, तो मैं वही कहूँगा कि पहले आप स्टैटिक बुक को कवर कीजिए, स्टैटिक पोर्शन को कवर कीजिए। बुक मतलब स्टैटिक पोर्शन। प्रीलिम्स का जो स्टैटिक पोर्शन होता है, मेंस का जो स्टैटिक पोर्शन होता है और पर्सनालिटी टेस्ट का जो स्टैटिक पोर्शन होता है। पर्सनालिटी टेस्ट में क्या स्टैटिक पोर्शन है? आपकी अपनी जो बायोडाटा है, जो बैकग्राउंड है, आप उसको जानिए, उसको समझिए। वो तो कभी नहीं बदलने वाला है। आप जैसे मेरे से सवाल पूछेंगे कि भाई आपने इंजीनियरिंग किया तो आप क्यों इधर आना चाहते हैं, क्या प्रेरणा मिली, आप गवर्नमेंट का रिसोर्स तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैथ्स वाले को ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है। ये सब क्या है? बैकग्राउंड से रिलेटेड सवाल। कभी बदलने वाला है क्या? कभी नहीं बदलेगा। स्टैटिक हुआ। उसी तरीके से मेंस का स्टैटिक क्वेश्चन, आप इस पे कमान कीजिए। करंट अफेयर के चक्कर में बहुत परेशान मत होइए। न्यूज़पेपर से तैयारी करने की कोशिश मत कीजिए। न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है 2 चीजों के। एक तो न्यूज जो आ रहा है उसके टच में रहिए, एडिटोरियल पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। और जब आपका स्टैटिक पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आप उस स्टैटिक नॉलेज को, जो भी डायनामिक नॉलेज भी आएगा, उसको आप सीधे सीधे न्यूज़पेपर में अप्लाई करने लगेंगे। आपको दिखने लगेगा कि ये जो एडिटोरियल में लिखा हुआ बात है उसमें कितना बात काम का है और कितना बात छोड़ा है और कितना वन डायमेंशनल है, कितना बायस्ड है और कितना होलिस्टिक है। इनफैक्ट आप जो है न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से आप मूव विल, आप पकड़ लेंगे कि वो कैसे गेम खेल रहा है एडिटोरियल, क्योंकि एडिटोरियल से भी जो माइंड है वो माइंड को जो डाइवर्ट करने की कोशिश किया। जी सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा आपका कि आप बिहार को एक नए अधिकारी के तौर पे मिले, इसका बहुत आभार। और आप हमारे फेसबुक पेज पर आए, हम सारे बच्चों को मार्गदर्शित किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा करते हैं कि आप फिर भविष्य में हम सब बच्चों को आगे मार्गदर्शित करते रहेंगे। मैं फिर से लाइव आऊंगा। अभी तो मैं एक चैनल पे जा रहा हूँ
और मैं फिर से एक मेरा फ्रेंड है और मैं उनको यही बोलूँगा कि जो कमेंट सेक्शन में जो लोगों के डाउट्स हैं बिल्कुल उसी को लिया जाए। और मैं फिर से जो है वेडनेसडे के राउंड जो है मैं लाइव आऊँगा और जो डाउट्स है मैं उसी पे बात करूँगा। और मुझे लगता है कि कुछ डाउट्स रह गया होगा तो उसको डिस्कस करेंगे। 3-4 राउंड लाइव सेशन का चलेगा और फिर उसके बाद जो है मेरे को फिर उस काम पे भी फोकस करना है, तो मैं लोगों से थोड़ा सा कट ऑफ करने की कोशिश करूँगा। तो लाइव सेशन के बारे में लोगों को बताइएगा। मैं उस लाइव सेशन का पहले ही 2-3 दिन आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कब और कितने बजे मैं लोगों के साथ जुड़ूंगा। और मुझे आशा है कि आपके जो सवाल हैं उनका जवाब दे पा रहा हूँ। बट एक चीज मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आप प्लीज परफेक्ट स्ट्रैटेजी, परफेक्ट सोर्स के बारे में परेशान मत होइए। नहीं होने वाला है, आपको अनसर्टेनिटी में ही परफॉर्म करना है। जी सर। मैं इसके लिए एक बात बोलूंगा और मैं बहुत जिम्मेदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ। कोई भरोसा नहीं है कि मैं सिर्फ 7th का प्रीलिम्स लिखूं और मेरा हो जाए, लेकिन मेंस लिखूंगा और पर्सनालिटी टेस्ट लिखूंगा पक्का होगा, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत नैरो है, वो उस पर ज्यादा अनसर्टेनिटी नहीं। और चूंकि मेरा नॉलेज भी बहुत, अंडरस्टैंडिंग बहुत ब्रॉड हो गया है, तो मेंस और इंटरव्यू के लिए तो कभी मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म ना करूं। प्रीलिम्स में जो है हो सकता है कि मेरा कट ऑफ भी क्रॉस ना हो किसी एग्जाम, ऐसा संभव है। इसीलिए मैं प्रीलिम्स जब भी आएगा तो मैं पढ़ के जाऊंगा, तो क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा आपसे। जी सर, हम आशा करते हैं कि आप दोबारा हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। बिल्कुल दोबारा जुड़ेंगे हमारे साथ। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव टू कोऑर्डिनेट दिस लाइव सेशन। तो एक बार फिर से थैंक यू सर। सभी लोगों को थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।